स्वागत दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट के सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे, जहां पर केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिले मेयर के पोस्ट पर जीत के मामले के बाद बीजेपी को लग रहा था कि वो केरल के अंदर सरकार बना लेंगे दोस्तों, लेकिन केरल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वाम मोर्चा और कांग्रेस पार्टी दोनों ने मिलकर फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो एक सबसे बड़े नगर पालिका के अंदर महापौर बनाने का मौका मिला, वहां पर दोनों मिलकर बीजेपी का विकेट गिराने जा रहे हैं दोस्तों। यानी केरल में घुसने की बीजेपी की अंतिम उम्मीद को भी पूरी तरीके से बुझाने का काम शुरू हो चुका है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और अविश्वास प्रस्ताव कब लेकर आया जाएगा और किस तरीके की हो रही है तैयारी। वहीं पर राहुल गांधी ने अपने पार्टी के महासचिवों, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों समेत विभाग के अलग अलग अध्यक्षों और जिला कांग्रेस कमेटी समेत अलग अलग लोगों को पत्र लिखकर युवा कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की है दोस्तों। बताएंगे किस मामले को लेकर राहुल गांधी ज्यादा से ज्यादा संगठन से समर्थन मांग रहे हैं। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के अंदर चिदम्बरम परिवार का कांग्रेस से प्रभाव खत्म हो गया है दोस्तों और एक बड़े नेता को राहुल गांधी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। बताएंगे कौन है ये और सोनिया गांधी की तरफ से गाजा के अंदर हो रहे हमले पर बीजेपी सरकार की चुप्पी पर एक बड़ा सा लेख लिखकर जमकर निशाना साधा गया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि केरल की आम जनता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं कर सकती, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद तब जगती है दोस्तों, जब इस साल की शुरुआत के अंदर केरल के अंदर विधानसभा के चुनाव से पहले नगर निगम के चुनाव होते हैं दोस्तों। और केरल के सबसे बड़े नगर निगम यानी राजधानी तिरुवनंतपुरम के नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाता है दोस्तों। यानी टोटल 101 सीटों में से बीजेपी को 51 सीटें मिल जाती है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने का दावा कर देती है। 40-45 वर्षों के अंदर एलडीएफ का ये गढ़ रहा है और यहाँ पर सीपीआईएम का दबदबा था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है दोस्तों। बीजेपी अपना मेयर वीवी राजेश को बना देती है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात करने के लिए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न भी मनाया था कि भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल रहा है केरल के अंदर दोस्तों। ऐसे में बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा राजनीतिक प्रयोग था जो केरल के अंदर सफल हुआ दोस्तों, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में इसी सहारे वो चुनाव जीत जाएंगे दोस्तों। और बीजेपी अपने मेयर से प्रचार करवा रही थी और तमाम तरीके की कोशिशें कर रही थी, लेकिन तिरुवनंतपुरम जिले के अंदर भी बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया दोस्तों। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की दोनों पार्टियों ने फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को केरल के अंदर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, यानी मूल समेत उखाड़कर फेंका जाएगा। और यह सबसे बड़ा कारण है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ आ गई है दोस्तों। और तिरुवनंतपुरम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के महापौर यानी मेयर को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आ रही है दोस्तों। और इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाने की वजह यह है कि नगर निगम के अंदर 2-3 दिन पहले हाथापाई हो गई थी दोस्तों। झड़प के अंदर कई सारे पार्षद घायल हो गए थे, लेफ्ट पार्टी के सदस्यों के ऊपर हमला किया गया था और भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद है सुगाथन, उसके ऊपर कापा का मामला यानी केरल एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कापा के तहत मामला दर्ज है दोस्तों। जेल में बंद है। इसके बावजूद पार्षद को शपथ लेने दिया गया और सदस्यता को बरकरार रखा गया, जबकि एलडीएफ और कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि उसकी सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। बीजेपी पार्षद का शपथ अमान्य घोषित किया गया, लेकिन बाद में फिर से शपथ दिलवा दिया गया दोस्तों। एक तरीके से यही विवाद का बड़ा कारण बना, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी से वाम मोर्चा ने बातचीत करते हुए कहा कि हमको भारतीय जनता पार्टी को तिरुवनंतपुरम के अंदर सरकार में नहीं रहने देना है, यानी मेयर के पोस्ट से इनको हटाना है और केरल के अंदर बीजेपी की बची कुची उम्मीद को भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना है दोस्तों। इसके बाद दोनों पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी ने एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि केरल कभी बीजेपी की हिंसा की राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी के पास टोटल 20 पार्षदों का समर्थन है दोस्तों, जबकि यूडीएफ के पास 29 पार्षदों का समर्थन है। दोनों का मिलाकर आंकड़ा 49 पहुंच जाता है। ऐसे में केवल 2 पार्षद इधर से उधर होंगे और पूरा खेल बिगड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मेयर यहां पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएगा दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि केरल के अंदर सरकार में है, तो 2 पार्षद इधर से उधर होना कोई बड़ी बात नहीं है। और सोमवार को वाम मोर्चा और कांग्रेस पार्टी बैठकर आगे की रणनीति तैयार करेगी दोस्तों और 1-2 दिनों के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव आ जाएगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अब तक का तगड़ा झटका होगा और मोदी और शाह ने जरूरत से पहले ही जश्न मना लिया था दोस्तों, और वो जश्न ज्यादा दिन चलेगा नहीं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सभी महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों, विभाग के अध्यक्षों और जिला कांग्रेस समिति अध्यक्षों और शहर कांग्रेस के अध्यक्षों को पत्र लिखकर भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के छात्रों की गूंज अभियान का समर्थन करने का आग्रह किया है दोस्तों। राहुल गांधी की तरफ से चिट्ठी लिखा गया दोस्तों। इसमें राहुल गांधी कहते हैं, मैं अपने सहयोगियों से बोलना चाहता हूं कि प्रिय सहयोगियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश के युवा देश के अंदर एक आपदा से गुजर रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर परीक्षा कैंसिल होने का मामला हो या फिर दोबारा से एग्जाम कराने का मामला हो
हो या फिर नौकरियों में हो रही देरी का मामला यानी भर्तियों में हो रही देरी और गवर्नमेंट के सरकारी पोस्ट के खाली रहने का मामला हो और भारत के अंदर शिक्षा के अंदर एक बहुत तगड़ा स्ट्रेस चल रहा है, यानी भारतीय शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से डिस्ट्रेस के अंदर चल रही है, यानी भारी तनाव में चल रही है और सबसे ज्यादा इसका असर छात्रों के ऊपर हो रहा है। छात्रों की गूंज रैली जैसे कोटा के अंदर राजस्थान में आयोजित किया गया, तो हम लोगों ने एक सीरीज की शुरुआत की है और हम लोग चर्चा चाहते हैं देश के शिक्षा व्यवस्था पर। और इसीलिए जैसा आप सब लोग जानते हो कि हमारे बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है और तमाम तरीके के प्रेशर से छात्र जूझ रहे हैं और उनके मामले को लेकर चर्चा हर जगह होनी चाहिए। इसीलिए इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई यानी कांग्रेस पार्टी के छात्र इकाई की ओर से और युवा कांग्रेस की तरफ से छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर चलाया जा रहा है। तो आप लोगों से अपील है कि कृपया आप अपने अपने तरीके से सहयोग करें, इस अभियान का समर्थन करें, इस अभियान को आगे बढ़ाएं। यानी सारे डिपार्टमेंट के साथ साथ जितने भी कांग्रेस पार्टी के अलग अलग कमेटियां हैं, ग्रुप है, सबको बोल दिया गया है कि आप सभी को छात्रों की गूंज अभियान का समर्थन करना होगा। और राहुल गांधी ने इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बात सही है और छात्रों के लिए उनके मुद्दों के लिए 40 दिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से समर्पित दे रही है, जो अच्छी बात है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ सांसद मणिकम टैगोर को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट से के सेल्वा पेरुनथागई को पोस्ट से हटा दिया है और उनकी जगह पर मणिकम टैगोर को जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, यानी इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो माना जाता था कि पी चिदम्बरम और कार्तिक चिदम्बरम के कंट्रोल से चलते थे। यानी ये बात सबके सामने सबको पता है दोस्तों की पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम अपने हिसाब से तमिलनाडु कांग्रेस चलाते थे और ऐसे चलाते थे कि डीएमके को फायदा मिलता था। यानी डीएमके अपने हिसाब से कार्तिक चिदम्बरम और पी चिदम्बरम के नाम पर कांग्रेस पार्टी को चलाया करते थे। दोस्तों, इसीलिए तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी का विस्तार नहीं हो पा रहा था और अब पार्टी ने फैसला लिया है कि राहुल गांधी के करीबी नेता मणिकम टैगोर को जिम्मेदारी दी जाएगी। दोस्तों, और मणिकम टैगोर प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं। इसका मतलब आने वाले दिनों के अंदर थालापति विजय के साथ में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा और थालापति विजय की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। दोस्तों, यानी तमिलनाडु की राजनीति के अंदर कांग्रेस पार्टी की बंपर वापसी के लिए पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट पर मणिकम टैगोर को आगे किया गया है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने गजा के मामले को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की निरंतर चुप्पी पर सवाल उठाते हुए शनिवार को कहा कि भारत को फिलिस्तीनियों के समर्थन में स्पष्ट और मुखर रुख अपनाना चाहिए और गजा और वेस्ट बैंक में हो रही घटनाओं पर वैश्विक जनमत के अनुरूप प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए लेख में संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि गजा के अंदर बच्चों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। वहां की मानवीय स्थिति बेहद ही भयावह हो चुकी है। उनका कहना है कि हजारों बच्चों की मौत और तबाही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इस पर भाजपा सरकार के द्वारा खुलकर विरोध नहीं करने को लेकर सोनिया गांधी काफी नाराज है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हमेशा से भारत ने गजा के अंदर किसी भी तरीके के हिंसात्मक प्रयोग का विरोध किया है, लेकिन अब जब से बीजेपी सरकार बनी है कहीं ना कहीं ये लोग चुप्पी साध कर मामले को टालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, और इसीलिए सोनिया गांधी की तरफ से भाजपा सरकार की विदेश नीति को निशाने पर लिया गया। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर मानसून से पहले नाले की सफाई नहीं होने से नाराज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नाले में खड़े होकर जन्मदिन पर अपना केक काटते हुए नजर आए, जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी से पल्ला छुड़ाने के लिए उनके नेता इस तरीके का काम कर रहे हैं, अपनी ही सरकार की दुर्गति को लेकर मोर्चा खोल रहे हैं। सपा के अध्यक्ष ने बीजेपी पर तंज कसा। दोस्तों, और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बीजेपी पार्षद का नाले में खड़े होकर बर्थडे का केक काटने का वीडियो शेयर करते हुए तीखा हमला करते हुए कहा कि महापापी भाजपा से पल्ला छुड़ाने के लिए भाजपाई जनप्रतिनिधि तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। वो समझ गए हैं कि बीजेपी की डूबती नाव से जितना जल्दी उतर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। आगरा से ये समाचार थी। ऐसे में दोस्तों, पूरे देश भर के अंदर सबको पता है कि मानसून देश में आ चुका है और कई जगह पर जहां आना बाकी है जल्द आ जाएगा 1-2 दिनों के अंदर। और ऐसे में मानसून के अंदर जमकर बारिश होती है तो बारिश से पहले नाली की साफ सफाई हो जानी चाहिए ताकि पानी कम जमे और शहर के अंदर जो पूरा तालाब बन जाता है वैसी स्थिति ना बने। और आगरा के अंदर तो भयावह स्थिति हो जाती है। इसीलिए पार्षद जो है वो अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि शहरी के विकास और शहरी शासन व्यवस्था स्थापित करने में बीजेपी हमेशा से फेल रही है दोस्तों, खासकर मानसून के दिनों में तो बीजेपी की सरकार जो खासकर शहरों के अंदर नगर निगम की सरकारें हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय की ओर से एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया। दोस्तों, उन्होंने राम मंदिर के दौरे को लेकर दो अलग अलग पार्टी के नेताओं को लेकर दो अलग अलग तरीके के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी के नेता जब पहुंचे थे राम मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए तो उनको किसी भी तरीके की सुविधा नहीं दी गई। अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो सुविधाएं दी गई, ऐसा दावा करते हुए अजय राय कहते हैं कि राम सबके हैं, फिर बीजेपी सरकार की दोहरी नीति क्यों है। अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट दिया गया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम है
अयोध्या में कुछ दिन पहले जब मैंने दर्शन किया तब व्यवस्था अलग थी। राजनीतिक सुविधा देकर नियम बदलने वाली बीजेपी सरकार बताए कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। यानी अरविंद केजरीवाल राम मंदिर के अंदर से फोटो खिंचवा ले रहे हैं दोस्तों, जबकि आप लोग या कोई भी राम मंदिर अगर जाता है, आम जनता या कोई नेता, तो फोन अंदर नहीं ले जाने दिया जाता दोस्तों और बाहर से ही वापस लौटा दिया जाता है। तो ये दो अलग अलग तरीके का एजेंडा कैसे अपनाया जा रहा है, यानी कि कुछ लोगों को फोन ले जाने दिया जा रहा है और कुछ लोगों को फोन नहीं ले जाने दिया जा रहा। यानी कुछ लोग मंदिर के अंदर से फोटो डाल रहे हैं और कुछ लोगों को मंदिर के बाहर से ही फोटो डालना पड़ रहा है। इसे पता चलता है कि बीजेपी सरकार की जो नीति है वो दोहरी नीति है दोस्तों, और इसी पर अजय राय ने तंज कसा है। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो ये कि बीजेपी के लोग अरविंद केजरीवाल के द्वारा उत्तर प्रदेश में उठाए जा रहे सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि भाजपा चाहती है कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष के तौर पर दिखाई दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर केजरीवाल का कुछ नाम वाम तो है नहीं, लेने देने वाला कोई है नहीं। समाजवादी पार्टी की बातों पर बीजेपी अगर जवाब देगी तो इससे समाजवादी पार्टी मजबूत होगी दोस्तों और जनता के बीच में बहस छिड़ेगी। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल सवाल पूछेंगे और बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश में जवाब देंगे तो केजरीवाल को यूपी में तो कोई जानता नहीं है, तो ऐसे में विपक्ष होने की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के सवालों के जवाब की जगह बीजेपी के लोग अरविंद केजरीवाल के सवालों का जवाब दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से पंजाब में बीजेपी पैर पसार रही है और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी मदद कर रही है, वैसे ही गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताया जाता है ताकि विपक्ष के वोटों को आपस में विभाजित किया जाए और फायदा बीजेपी को मिले। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ ही साथ ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करवा रही है ताकि विपक्ष के वोट आपस में विभाजित हो जाए और त्रिकोणीय मुकाबला में आम आदमी पार्टी अगले चुनाव में जीत जाए। आम आदमी पार्टी का फायदा हो गया अगर अकाली और बीजेपी के लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि तीसरा मोर्चा खुल जाएगा। अभी तो कांग्रेस पार्टी केवल एकमात्र विपक्ष है जो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर करने की क्षमता रखती है दोस्तों। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता और आदमपुर विधानसभा के पूर्व उम्मीदवार जीत लाल भट्टी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है पंजाब के अंदर। चंडीगढ़ से ये बड़ी अपडेट आई है, जहां पर आम आदमी पार्टी का एक और नेता बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, यानी आम आदमी पार्टी का नेता बीजेपी में चला गया दोस्तों। भट्टी के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या बीजेपी को टिकट देती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, तो आम आदमी पार्टी का सहयोग तो इनको है ही है। ऐसे में दोस्तों ये जो नेताओं का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ये भी कई सारे सवाल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के 60 गांठ को लेकर सवाल खड़े करता है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा के सदस्य हर्ष महाजन शनिवार को अचानक से बेहोश हो जाते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है दोस्तों। सीटीओ के समीप बीजेपी के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगवाए दोस्तों। संबोधन के बाद वो नीचे गिर गए और चक्कर खा गए। इसके बाद महाजन की तबीयत बिगड़ने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तुरंत उनको अस्पताल पहुंचाया, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया दोस्तों, जिसका उद्घाटन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। यानी राज्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन इलाज के लिए इनको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ा, मेडिकल कॉलेज ही ले जाना पड़ा। तो इससे पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने कितना विकास किया है कि बीजेपी के नेता चाहकर भी दूसरा अस्पताल नहीं ढूंढ पा रहे दोस्तों। और इंदिरा गांधी जी के नाम से जो अस्पताल है उस अस्पताल में ले जाना पड़ रहा है, मेडिकल कॉलेज में ले जाना पड़ रहा है। और अच्छी बात यह है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं दोस्तों। उम्मीद है कि वापस लौटेंगे और कांग्रेस पार्टी सरकार का विरोध तो करेंगे, लेकिन इस बात को भी मानेंगे कि आखिर जब उनकी तबीयत खराब हुई तो कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा बनाए गए अस्पताल के अंदर ही उनका इलाज अच्छे से हो पाया। अच्छे काम की तो तारीफ करनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को, लेकिन ऐसा करते नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों। साथ ही साथ क्या भारतीय जनता पार्टी का लगातार ब्राह्मण समाज के प्रति दूषित नजरिया लगातार बना हुआ है दोस्तों। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हर जगह से कहीं ना कहीं खबर आती जाती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों मुस्लिम समाज के बाद सबसे ज्यादा एनकाउंटर अगर किसी समाज के व्यक्ति का हुआ है तो वो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति का हुआ है। इसके बाद भरत तिवारी से जुड़ा मामला था जिस पर सम्राट चौधरी बुरी तरीके से बैकफुट पर है और यूजीसी से लेकर तमाम अन्य मुद्दे को लेकर बीजेपी ब्राह्मण समाज के निशाने पर है दोस्तों। अब जो मामला है वो पुणे से जुड़ा हुआ है, जहां पर पुणे के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हुए मराठा उम्मीदवारों के सम्मान समारोह के दौरान भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सांसद मेधा कुलकर्णी के साथ में अपमानजनक बर्ताव हुआ दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से आती हैं। जिन एमएलए अभिमन्यु पवार ने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया है दोस्तों, उन्होंने कहा कि सांसद को गलतफहमी हो गई, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन सांसद कुलकर्णी का दावा है कि अभिमन्यु पवार पहली पंक्ति में बैठना चाहते थे। जब अधिकारियों ने उनको बताया कि प्रोटोकॉल के हिसाब से एक सांसद को आगे बैठना चाहिए तो पवार ने जाति का मुद्दा उठा दिया और
पर कह दिया कि ये मराठा समाज के लोगों के सम्मान का कार्यक्रम है और आपको पीछे बैठना चाहिए, मराठी लोग आगे बैठेंगे। तो एक तरीके से दोस्तों मराठा वर्सेस ब्राह्मण का मामला यहाँ पर बीजेपी के नेता ने बना दिया, जिस कारण से सांसद कुलकर्णी के द्वारा विरोध जताया गया है। बात एकदम सही है दोस्तों, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर ये मुद्दा काफी चर्चा का विषय रहता है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर भी कुलकर्णी ने इस मुद्दे को उठाकर आने वाले दिनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नीति चल रही है उसे एक्सपोज किया है दोस्तों। साथ ही साथ ममता बनर्जी सियासी मुश्किलों में घिर गई है दोस्तों। पार्टी में दो फाड़ हो चुकी है, अधिकतर विधायक सांसद और पार्षद पार्टी छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने एक बयान दिया दोस्तों, भावुक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जिस मां ने आपकी पूरी जिंदगी मदद की हो, आपको पाला पोसा हो, जब मां बीमार पड़ जाए तो क्या उसकी सेवा करने से आप इनकार कर देंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने विश्वासघात किया है। गद्दारों के लिए कोई माफी नहीं है, आज वे खुद को बचा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जनता ने फैसला लिया है कि उनसे हिसाब जरूर मांगेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता भी उनसे एक एक फैसले का जवाब मांगेंगे। ऐसे में दोस्तों पार्टी के नेताओं को, खासकर जो बगावत कर चुके हैं उन लोगों को ममता बनर्जी ने ये बोला कि आप एक बीमार मां को छोड़कर जा रहे हो, आपको आम जनता कभी माफ नहीं करेगी। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया दोस्तों और ये बागी नेता जिस तरीके से भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं, उसे लेकर ममता बनर्जी की नाराजगी अपने आप में बनती है। और ये बात सही है कि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं दोस्तों अंधेरे में रखकर पूरी पार्टी को तोड़ दिया गया और ममता बनर्जी को एकदम कमजोर स्थिति में ला दिया गया है। आप लोग इस पूरे मामले पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है दोस्तों। अब जो अपडेट है वो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां पर लगभग 4.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी बुरी तरीके से परेशान हो रहे हैं। अपडेट ये है कि 4,28,000 जो परीक्षार्थी हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टीईटी का जो पेपर है वो लीक हो गया खाने के अंदर 24 घंटे पहले। यानी पेपर आज होना था और एक दिन पहले ही लीक होने की अपडेट आ गई है दोस्तों, न्यूज चैनलों पर चल गया। तो इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है, जो संयोजक है, जिन्होंने पार्टी बनाई है अभिजीत दीप के, उन्होंने कहा कि 4.5 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को एक बार फिर से पेपर लीक के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अभिजीत दीपके की इस बात पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लेकर जरूर बताएगा। साथ साथ देश की संसद में रक्षा मंत्री जी का खुलेआम झूठ बोलना कि कोई क्षति नहीं हुई है और अब साल भर के बाद 6 शहीद भारत के सैनिकों का नाम सामने आना, सार्वजनिक होना, ये सरकार संसद में झूठ बोलती है और अपनी पीठ थपथपाती है। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के सांसद ने उस बात का जिक्र किया है दोस्तों, जिसमें अभी पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 भारतीय जवान शहीद हुए थे दोस्तों। जो बीजेपी सरकार से पहले सवाल पूछा गया तो भाजपा सरकार इनकार कर रही थी और कह रही थी कि कोई नुकसान भारत को नहीं हुआ है, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि साल भर तक सैनिकों की शहादत को बीजेपी सरकार द्वारा स्वीकार नहीं करना, ये उन शहीदों के परिजनों के आंसुओं का अपमान है। और इस बात का फिर जिक्र करते हुए भाजपा सरकार की नीति का विरोध किया जा रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे मीडिया मैनेजमेंट से काम कर रहे थे दोस्तों, मीडिया वाले कितने तरीके से झूठ फैला रहे थे दोस्तों की सेना घुस गई है पाकिस्तान के अंदर और इस तरीके की बातें चल रही थी दोस्तों, लेकिन भारत की सरकार इस पूरे मामले को लेकर, खासकर बीजेपी की सरकार ने जिस तरीके से आम जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया, अब ये मामला पार्लियामेंट के अंदर और जोर शोर से उठाया जाएगा, क्योंकि संसद में आकर राजनाथ सिंह ने बोला कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब 6 शहीदों के नाम आ गए हैं। साथ साथ दोस्तों एक और परीक्षा लीक हो गई है और इन्होंने परीक्षाओं को भी नहीं छोड़ा है। यानी अब जो परीक्षाएं वैसी वाली थी जिनके लीक होने की खबर कम मिलती थी, अब उनके भी लीक होने की खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों ने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा और इनके कुछ चहेते लोगों का कहना है कि नीचे वाले सब कर रहे हैं, ऊपर वालों का हाथ नहीं है। इतने बड़े स्तर पर लगातार रोज गड़बड़ हो रहा है, ऊपर वालों की भागीदारी के बिना ये संभव नहीं है। ये हो तो नहीं सकता कि ये नहीं हो सकता कि ऊपर वालों तक पैसा नहीं पहुंच रहा हो, ऊपर वाले इसी पैसे से इतने MP और MLA खरीद रहे हैं। चलो मान ले कि ऊपर वाले इसमें शामिल नहीं है, तो फिर एक बात साफ है कि इनसे कुछ भी नहीं संभल रहा है, ना तो मंदिर संभल रहा है, ना देश की परीक्षाएं संभल रही हैं। ये देश क्या चलाएंगे? देश इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है दोस्तों। यानी अरविंद केजरीवाल का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार देश चलाने में पूरी तरीके से फेल है दोस्तों। केजरीवाल बोल तो सही रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने दिल्ली को चलाने में इतनी दिक्कतें दिल्ली की जनता को क्यों दी, क्योंकि गवर्नेंस का सिस्टम उनका भी पूरी तरीके से फेल रहा। तो ऐसे में देश को उम्मीद जिस पार्टी से, जिस विचारधारा से है, वो कांग्रेस की विचारधारा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की यह बात सही है कि भाजपा पूरी तरीके से देश की सरकार चलाने में विफल रही है, बल्कि बुरी तरीके से, और आम जनता को हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ये बातें बोल रहे हैं तो उनको एक बार अपने 15-13 साल की जो भी सरकार थी दिल्ली के अंदर, उसके बारे में देखना चाहिए कि कैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान दिल्ली बुरे से बुरे दौर में चली गई दोस्तों। और जितना विकास कांग्रेस पार्टी सरकार शीला दीक्षित ने कर दिया था दोस्तों, वही विकास दिल्ली में रुक गया और अरविंद केजरीवाल केवल प्रचार करते रह गए। तो ऐसे में आप लोग की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों
महाराष्ट्र के अंदर नीट के बाद टीईटी का पेपर भी लीक हो गया। तो एग्जाम के 24 घंटे पहले ठाणे के अंदर प्रश्न पत्र मिलने पर जब सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, तो अब बीजेपी के महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री इस मामले पर कन्नी काट रहे हैं दोस्तों। हालांकि भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। लेकिन स्थगित करने से क्या देश के अंदर परीक्षा लीक बंद हो जाएगा, पेपर लीक बंद हो जाएगा? और वैसे भी दोस्तों देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को विधायकों को तोड़ने से अगर फुर्सत मिले तब जाकर तो पेपर लीक रुकेगा, वरना तो ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का। जय